नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, मछलियां आपने भी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी उड़ने वाली मछली देखी है? अगर नहीं देखी तो आज हम आपको ऐसी ही एक मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास ये असाधारण क्षमता होती है। लेकिन क्या सच में यह पक्षियों की तरह उड़ने में माहिर है? आइए जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। फ्लाइंग फिश की 7 प्रजातियां धरती पर हैं। इनमें पक्षियों की तरह ही लंबे लंबे पंख होते हैं। ज्यादातर ये मछलियां महासागरों में पाई जाती हैं और 200 मीटर की गहराई में रहती हैं। मुख्य रूप से ये मछलियां प्लवक खाकर अपना पेट भरती हैं। ये काफी तेज और फुर्तीली होती हैं। जब कोई शिकार इन पर हमला करता है या इन्हें ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो ये अपनी रीढ़ की हड्डी को अपने हिसाब से कर लेती है। वैसे तो यह मछली ज्यादातर पानी में ही रहना पसंद करती है, लेकिन इनमें लंबी छलांग लगाने या कहीं उड़ने की विमानों के विंग्स की तरह काम करते हैं, जो इन्हें हवा में टांगे रखता है। फ्लाइंग फिश को एक बार में 45 सेकंड तक उड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया है। यह लगभग 180 फीट तक जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि शिकारियों से बचने के लिए फ्लाइंग फिश ऐसा करती हैं। ट्यूना और स्वॉर्ड फिश बेहद चुस्त और तेज शिकारी हैं, जो इन्हें अपना शिकार बनाती हैं। इनसे बचने के लिए फ्लाइंग फिश यह आक्रामक तरीका अपनाती हैं। कभी कभी ये नावों पर कूद जाती हैं ताकि जान बचा सके, लेकिन पक्षियों के खिलाफ यह काम नहीं करता। फ्रिगेट पक्षी अक्सर ऊपर से घात लगाकर बैठे रहते हैं और बहुत ऊंची छलांग लगाने वाली किसी भी उड़ने वाली मछली को मार गिराने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 2, सवाना बिल्ली। अब यह बिल्ली वास्तव में छोटी और शांत है। हालांकि हमारी सूची में अगली बिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी के रूप में जानी जाती है। शेर और तेंदुए जैसी बिल्ली की नस्ल की तरह नहीं, बल्कि पालतू बिल्लियों की तरह। हालांकि बिल्ली एक तेंदुए की तरह दिखती है, आर्चर से ऑसेलॉट वास्तविक जीवन में दिखता होगा, एक गर्म और चंचल बिल्ली के रूप में जाना जाता है। सवाना बिल्ली वास्तव में एक कुत्ते के स्वभाव के करीब है, न कि एक बिल्ली की तरह। सवाना बिल्ली एक घरेलू बिल्ली और अफ्रीकी सर्वल का क्रॉस ब्रीड है और इस प्रकार यह कद में बहुत बड़ी है। उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे वास्तव में हवा में लगभग 8 फीट तक कूद सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वे पेड़ों पर चढ़ने में बहुत अच्छे हैं। नंबर 3, एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ। अब ये कुछ प्रागैतिहासिक डायनासोर की तरह दिखने वाले कछुए हैं। ये देखने में भले ही खतरनाक लगे, लेकिन जब इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में देखा जाए, न कि जब ये शिकार कर रहे हों, तो ये काफी सौम्य जानवर हैं। हालांकि यह बिना कहे ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप वास्तव में इनके जबड़ों के करीब नहीं जाना चाहेंगे। कम से कम किसी ऐसी चीज के साथ नहीं जिसे आप खोना चाहेंगे। जब तक कि आप अपना हाथ नहीं खोना चाहते तो हर हाल में इनके पास जाएं। ये आमतौर पर दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों, नदियों और नहरों में पाए जाते हैं। ये कछुए वास्तव में उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े मीठे पानी के कछुए हैं। ये 26 इंच तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 200 पाउंड से अधिक होता है और ये काफी मोटे होते हैं। इनके खोल पर कुछ कांटे होते हैं जो किसी भी शिकारी को रोकने में मदद करते हैं, जो यह सोच सकता है कि उनके पास आसान भोजन तक पहुंच है। स्नैपिंग कछुए का जंगल में कोई वास्तविक शिकारी नहीं है। इसे हिलाने पर यह वास्तव में मछलियों और मेंढकों को आकर्षित करता है। नंबर 4, याकोव मंगोलिया और तिब्बत के मूल निवासी याक और घरेलू मवेशी के बीच एक अच्छा सा संकर है। गायों की इन नस्लों को सामान्य गाय की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक उत्पादक माना जाता है। यह मांस और दूध दोनों के मामले में है और इसे हम विज्ञान में दोहरा झटका कहते हैं। इसलिए कई याकोव को बैक क्रॉस किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि ये जानवर वास्तव में एक समान वंशावली साझा करते हैं और इसलिए अंत में काफी आसानी से क्रॉस ब्रीड होते हैं। उनकी ताकत उन्हें तिब्बती परिदृश्य को कवर करने वाली कई पहाड़ियों और पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम बनाती है। वे कठिन ऊंचाइयों का भी सामना करने में सक्षम हैं। नंबर 5, यह जानवर घोड़े की विशेषताओं के बारे में है, लेकिन इसमें झेब्रा की धारियां भी हैं। क्रॉस का झेब्रा पहलू वास्तव में किसी भी निश्चित कीटों के खिलाफ स्रोत को मजबूत करता है, जो एक घोड़ा सामान्य रूप से शिकार हो जाता है, दुर्भाग्य से। हालांकि किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप के बिना जोरसे का जंगल में स्वाभाविक रूप से आना लगभग असंभव है। इसका यह भी अर्थ है कि आप इसे जंगल में नहीं देखेंगे, लेकिन आप अभी भी चिड़ियाघर में जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं। जोर्स बहुत ही सामाजिक जानवर हैं
जो झुंड में रहते हैं, जैसे घोड़े और झेबरा रहते हैं। नंबर 6 वुल्फेन, जानवरों के दो नामों को एक साथ मिलाकर नया नाम बना देते हैं। वाफेन निश्चित रूप से एक व्हेल और डॉल्फिन के बीच का संयोजन है और इसकी उत्पत्ति होनोलुलु हवाई के ठीक बाहर समुद्री जीवन पार्क में हुई है। एक नर झूठे हत्यारे व्हेल और एक विशिष्ट मादा अटलांटिक बॉटलनोज डॉल्फिन से पैदा हुए दो जानवरों ने महासागर चिड़ियाघर में एक बाड़े को साझा किया। और जब जानवर ऊब जाते हैं तो वे क्या करते हैं? ठीक वही बात जो मनुष्य स्पष्ट रूप से करते हैं, और इस प्रकार दुनिया को यह वुल्फेन दिया गया था। यह दुनिया का एकमात्र जीवित व्हेल और डॉल्फिन का संकर है। नंबर 7 बीफ्लो। अब यह समझ से परे है दोस्तों, एक भैंसा वास्तव में एक भौरे के साथ मिल गया। एक जंगली भैंसा को एक सामान्य खेत गाय के साथ पैदा किया गया था। इस तरह उन्हें बीफ और भैंसा मिला। आप जानते हैं कि बीफ्लो वास्तव में चतुर किसान हैं, वास्तव में बहुत चतुर हैं। बस उन बड़े हॉर्न बजाने वालों को देखें, यह एक नर गाय की तरह दिखता है जिसे अभी अभी सुपर बफ किया गया है और पैर के दिन को छोड़ दिया है। जब बीफ्लो पहली बार पैदा होते हैं वे वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन विशालकाय जानवरों में रूपांतरित होने में उन्हें वास्तव में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जबकि वे एक बाइसन के आकार और निर्माण को बनाए रखते हैं। उनकी खाल गाय के बहुत करीब होती है, शरीर को ढकने वाले मोटे बालों के साथ बहुत छोटी होती है। बीफ्लो एक मिश्रित मवेशी नस्ल है। नंबर 8 लामा और ऊंट को एक साथ मिला देने पर इसे पूरी तरह से कलामा कहा जाना चाहिए था। इसे कलामा कहें, यह कहना वाकई मजेदार है। वैसे भी लामा और ऊंट वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं। जब हम दोनों की वंशावली में बहुत पीछे देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे वास्तव में एक वंश साझा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक 30 मिलियन वर्ष या उससे भी अधिक पुराना मानते हैं। लेकिन जो भी हो, अब इतने समय बाद और हमारे पास अल्प विराम है, इस प्राणी का निर्माण उन सभी वर्षों के आनुवंशिक अलगाव और फिर अचानक इतने समय बाद फिर से जुड़ने के कारण एक चमत्कार माना जाता है। अल्प विराम की ऊंचाई उन 50 से 57 इंच के बीच हो सकती है और इसका वजन अधिकतम 1000 पाउंड तक हो सकता है। लामा के मुलायम फर ने जीत हासिल की है और ऊंट का कुबड़ भी खत्म कर दिया है, हालांकि कुबड़ चला गया हो सकता है। अल्प विराम अभी भी बड़ी मात्रा में पानी पीने और बनाए रखने में सक्षम है। 40 साल पहले अल्प विराम को मनुष्यों द्वारा दो जानवरों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि दोनों जानवर जंगल में मिले थे या कुछ और। प्रारंभिक लक्ष्य एक बड़े और मजबूत जानवर का निर्माण करना था, जिसका स्वभाव सौम्य हो और जो कठोर रेगिस्तानी जलवायु का सामना कर सके। नंबर 9 ग्रोलर भालू। वास्तव में अपने आप में बहुत डरावने जानवर हैं, लेकिन इसे लें और इसे एक ध्रुवीय भालू के साथ जोड़ दें और आपको एक भयानक दुस्वप्न मिल जाएगा। शिकारी विशेषज्ञों का मानना है कि मिश्रण इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुवीय भालू जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभावों से बचने के लिए और उनके प्राकृतिक आवासों के लिए जो कुछ भी हुआ है उससे बचने के लिए दक्षिण की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया है, और इस प्रक्रिया में वे ग्रिजली भालू के साथ रास्ते पार कर गए हैं और फिर केवल प्राकृतिक चीजें हुई हैं। संकर भालू एक ध्रुवीय भालू से छोटा है लेकिन एक ग्रिजली से बड़ा है। हालांकि भालू के बाल और पैर दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। इस मिश्रण को कोई वास्तविक आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम अभी रोलर बियर के साथ ही रहेंगे क्योंकि अन्य सुझाव बिल्कुल शर्मनाक हैं। ईमानदारी से पहला रोलर भालू 2016 में कनाडा के सुदूर उत्तर में बैंक्स द्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खोजा जाएगा, और एक बहुत अच्छा कारण नहीं है क्योंकि एक शिकारी इसे मार दिया था और बाद में जल्दी से पता चला कि यह किसी भी अन्य भालू के विपरीत था जिसे उसने पहले कभी देखा था। आसपास के इलाकों में कई अन्य दृश्य देखे गए थे। नंबर 10 गीप दरअसल बकरी और भेड़ का मिश्रण है। आयरलैंड में पैटी मर्फी नामक एक किसान के घर पैदा हुए। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि कुछ बकरियों को भेड़ों के साथ संभोग करते देखा था। उन्होंने इस बारे में तब तक कुछ नहीं सोचा जब तक कि इस छोटे गीप का जन्म नहीं हुआ, और जब गीक बाहर आया तो उन्हें एक झटका लगा। यह न केवल स्वस्थ था बल्कि जीवन और ऊर्जा से भरा था। गीप उन भेड़ों या बकरियों से भी तेज था जो पैटी के पास पहले से थे। जब उन्होंने पब में अपने दोस्तों को छोटे गीप के बारे में बताया तो वे सभी उस पर हंसे, लेकिन एक बार जब वह उन्हें इसे कार्रवाई में देखने के लिए फार्म के चारों ओर ले गए, अन्य अधिकांश बच्चे जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद ही मर जाते हैं।
तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।